जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें भी निकल चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी भी कंफ्यूज है कि भाई टिकट किसको दें। तो हमारे फेवरेट नेता हैं ज्ञान सिंह जी गुर्जर, इनका नाम है, और राजगढ़ जिले से भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले भाई साहब स्वागत है आपका। राम राम साहब। सबसे पहला सवाल यही है, चलिए एक विधानसभा में तो आपने चेहरा ढूंढ लिया है हजारी लाल मास्टर जी का, तो उसी से रिलेटेड खिलचीपुर से ही शुरू करता हूँ आपसे। कुछ बुरा लगा आपको, क्योंकि दावेदारी तो आप भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो दुख हुआ होगा ना कि यार हजारी लाल मास्टर जी कैसे मिल गया और मैं तो वहाँ से प्रबल दावेदार हो सकता था। इसमें काय का बुरा है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है बहुत उचित सोच विचार के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें सामूहिक निर्णय लिया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सबकी सहमति से, आम सहमति से जो नाम निकल करके आया है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे परिपक्व नेता, सबसे अच्छे नेता, सबसे मेहनती नेता, सबसे योग्य नेता अगर कोई है तो माननीय हजारी लाल जी दांगी। इतने योग्य थे तो आप बगावत पे क्यों उतरे उनके खिलाफ? आप टिकट ही नहीं मांगते ना कि इन्हीं को दे दो, मुझे तो दो ही मत। आपने भी टिकट मांगा, आपको नहीं मिला तो उनको मिला, तो मतलब थोड़ा सा किसने क्या कहा है, ये तो अंदर की बात है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। आप पता नहीं कब किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। जब मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ, मैंने स्वयं ने पार्टी को स्वयं ने कहा कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा, अगर पार्टी अगर देगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने कहीं मांग ही नहीं की। मैं पार्टी को चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाएं जीत करके मेरा ये लक्ष्य, मेरा ये संकल्प है। अब चूंकि पार्टी ये संकल्प आप हमारे हर इंटरव्यू में लेते हैं, अच्छा ये संकल्प आप पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो मैं भी नहीं बता सकता, ये तो जनता ही बताएगी। बिल्कुल 100%। माँ भवानी का अभी पर्व चल रहा है, शक्ति की पूजा चल रही है, और शक्ति की साधना में माँ जगदम्बे की इस प्रार्थना और आराधना के समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माँ जगत जननी पूरी तरह से हमें आशीर्वाद देगी और राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत लेकर के आएगी। पक्का 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 है, बिल्कुल मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। ताल ठोक के बोल रहे हैं? ताल ठोक के, बिल्कुल दमदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये रिपीट चलाऊंगा मैं फिर हारने के बाद। बिल्कुल चलाइए आप, मैं आपको इसलिए तो बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था अब भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। अच्छा, वाकई में दुख नहीं हुआ ना ज्ञान सिंह जी? कोई दुख क्यों, काय का दुख है यार? आप कृष्णपाल जी पता नहीं क्यों आप, भाई मुझे काय का दुख हो, मुझे तो बड़ा सुकून है, बड़ा खुशी है कि ऐसे योग्य नेता को मैं चाहता हूं कि राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में ऐसे जो मैच्योर नेता है, जो परिपक्वता की एक पराकाष्ठा है, जिनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं कूट कूट के भरी पड़ी हैं, जो हर प्रकार से दमखम रखते हैं, ऐसे योग्य नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। इसमें किसी को क्षोभ या दुख या किसी प्रकार का मलाल होना ही नहीं चाहिए। और अब वैसे हमारी अभी उम्र है, अब हम क्या, बहुत सारे अवसर हमें मिलेंगे, ऐसी क्या बात। हम तो, हमारी सरकार रहेगी तो हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, जो गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश और प्रदेश में काम कर रहा है, वो पूरी तरह से नीचे तक जो लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पहुंचा रही है वो जनमानस तक पहुंचता रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। आज बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब हमारा संकल्प है इस विकसित राज्य को स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बना सकें, उस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। अच्छा, बीजेपी बड़ी कंफ्यूज है अभी टिकट बांटने के उसमें सिलसिले में, अगर देखो ना तो कंफ्यूज इसलिए है ना क्योंकि टिकट ही नहीं दिए आप लोगों ने अभी तक। एक आदमी को उतार दिया, वही पुरानी टीवी बोलते हैं हजारी लाल दांगी को कई लोग। नहीं, पुरानी टीवी क्यों, आप ये पुरानी वाली क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की उम्र में और माननीय हजारी लाल जी की उम्र में क्या अंतर है? और आज नरेंद्र मोदी जी वर्तमान युवाओं से आगे चल रहे हैं। आज जिस प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर के जो आज पूरे विश्व का जो आइकॉन बन करके अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं तो ये साधारण बात है। एक अवतारी पुरुष हमें मिला है, हम लोगों के लिए एक अवसर है, हमें एक भगवान की एक कृपा मिली है। ये हमारे लिए भगवान ने इतना बड़ा जो उपहार, जो हमें एक वरदान के रूप में दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए वरदान है। और आज इस उम्र में जो कोई सोच नहीं सकता है
वो आज नरेंद्र मोदी जी करके बता रहे हैं। किसने कहा हमारे, हम तो 72 साल का उनको जवान मानते हैं, ऐसी बात नहीं। 72 साल का युवा और राहुल गांधी को आप बोलते 50 साल का बुड्ढा है, तो ये तो गलत बात है ना। अब कोई अपने विचारों से, अपने कर्मों से अगर ऐसे खिसियाता हुआ, लटकता हुआ, लुढ़कता हुआ चलेगा तो उसको बुड्ढा ही कहेंगे। चाहे कोई 18 साल का जवान हो, और 18 साल का जवान हो और वो अगर लड़खड़ाता हुआ चलता है तो उसको क्या कहेंगे। हमारे 72 साल के माननीय हजारी लाल जी दांगी आज 18 वर्ष के लड़के को पीछे छोड़ते हैं। आप चलकर देख लीजिए, एक दिन हमारे साथ संपर्क में चलिए। मैं अभी संपर्क में से आ रहा हूँ, माननीय हजारी लाल जी के साथ मैं आज जनसंपर्क में ही था। इसमें तो मैं डोकराबा की दाद देता हूँ, मतलब वाकई में है यार। अरे काय का डोकरा, हमारा छोकरा हो तो डोकरा का अच्छे अच्छे छोकरे पीछे रह जाते हैं, आप डोकरा बोल रहे हो। हमारे बिल्कुल जो जज्बा, जो जोश, जो जुनून जिस प्रकार से आज उनके अंदर भरा पड़ा है, अभूतपूर्व है। लोगों को उनसे प्रेरणा लेना। मैं तो ये एक नारा बना दिया आपने, डोकरा नहीं भैया छोकरा है हजारी लाल जी। और मैं कह रहा हूँ, मैं तो सारे युवाओं से बोलता हूँ कि सीखो रे सीखो दादा, और हमारे माननीय हजारी लाल जी से प्रेरणा लो। इस उम्र में इतना क्षमता, इतना काम, कहीं किसी का कार्यक्रम हो, कथा हो, भागवत हो, मृत्यु का कार्यक्रम हो, तीसरा हो, कहीं अवसर हो, कोई चाहे मानता का कार्यक्रम हो, चाहे सगे सपन का कार्य, हर कार्यक्रम में जाकर के दादा आगे रे मुँह याद रखिए दादा। तो ये कोई साधारण बात है, कोई करके बताए ना। इसमें तो मैं भी दाद देता हूँ, बड़ा ही करता हूँ। माननीय कृष्णपाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे योग्य व्यक्ति का चयन किया है। आप नजर घुमा करके देख लीजिए, चारों विधानसभा में कौन योग्य होगा आपके अनुसार? सारे योग्य लोगों को भारतीय जनता पार्टी अवसर देने जा रही है। बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आ जाएगा। मतलब तारीख थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, कितना? तो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया देश की राजनीति में। इतना समय से पहले काम करने वाला अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपनी सूची पर सूची लगातार जारी करती जा रही। लेकिन राजगढ़ में निर्धारित नहीं हुई ना। राजगढ़ वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई 4 विधानसभा में सबसे ज्यादा तो आप राजगढ़ में कंफ्यूज है। देखो भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़े कार्यकर्ता हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता मेरा चुनाव चिन्ह ही मेरा उम्मीदवार है, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा है। ये आपने क्या रट्टा मरवाया है ना। ये गली गली में मैं जब चुनावी चौपाल लगाता हूँ तो लोग बोलते हैं कमल का फूल ही चेहरो है, कमल का फूल ही चेहरो। कमल का फूल कैसे चेहरा हो सकता है? आपका चयन तो होगा ना कि 4 विधानसभा है, खाली पड़ी है, किन किन को टिकट मिलने वाला है, बेसब्री से आप बता दीजिए लोगों को। भाई कंफ्यूज तो कांग्रेस थी, जो लंबे समय के बाद अब कल परसों जाकर सूची जारी कर पाई। कन्फ्यूजन तो वहाँ चल रहा है जहाँ उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके वो ला करके खड़े कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो काम है और जो अभूतपूर्व काम भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व ने देश और प्रदेश में किया है, उससे आप प्रदेश की जनता अभिभूत है। इंतजार कर रहे हैं साहब कि वो अवसर आए, वो दिन आए, वो घड़ी आए, वो पल आए जब हम बूथ में जाकर के, मतदान केंद्र के अंदर जाकर के कमल छाप बटन दबाएं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सराहनीय योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की वजह से आम जनमानस का कायाकल्प हुआ है, वो आज आंदोलित है, उद्दलित है, उसको बहुत अपार खुशी है। अरे उन बहनों की तरफ देखो, उनके चेहरे की तरफ देखो। आज हमारी ये बहनों वाला तो मुझे बहनों वाला तो आज हमारे किसान, नहीं बहनों वाला क्या, आपकी सगी बहन अगर आती है तो आप अपनी घरवाली से पूछते कि नहीं पूछते? तो चुनाव से पहले आपको याद आई ना, ये तो चीज गलत है ना। जब 2003 में हमारी सरकार बनी, ये झूठ बात है। ये विपक्ष के लोग भी जो आरोप लगाते हैं, मैं कहता हूं उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। सबसे पहले हमारी सरकार ने जननी सुरक्षा योजना लागू की। गांव की माँ बहन बेटियों को डिलीवरी पीरियड में गांव में दम टूट जाता था, कोई साधन संसाधन नहीं था। धन की कमी के कारण, साधन संसाधन की कमी के कारण हमारी वो माता बहनें गांव में दम तोड़ देती थी। मात्र गांव में एक दाई माँ होती थी, दाई माँ से उसका प्रजनन का काम होता था, उसकी डिलीवरी होती थी। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा मेरी बहनों तुम्हें अब वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना लागू की। उसके बाद उनने फिर कहा बेटी को बोझ समझा जाता था, बेटी को गर्भ में मार दिया जाता था, बेटी को पैदा नहीं होने देते थे, और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में लिंगानुपात का अंतर आ गया था। माननीय शिवराज जी ने कहा मेरी बेटियों, तुम्हारा मामा तुम्हें गोद लेता है, और कहा बहनों मेरी बेटियों को आने दो, मेरी भांजियों को आने दो, मैं उनको गोद लेता हूं और उनकी हर प्रकार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और लाडली लक्ष्मी योजना लागू की 2007 में। ये अपना वो भी चुनाव से पहले की थी ना। चुनाव से पहले यार, आप हर चीज को चुनाव में ले जाते, क्यों नहीं ले जाएंगे? मेरी एक बात सुनिए, जिस दिन से हमारी सरकार बनी, सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऐसी योजना बना रहे हैं। हमने जननी सुरक्षा योजना बनाई, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, फिर हमने अभी ये लाडली बहना योजना बनाई। अब इसमें हम 20 साल से सत्ता में हैं। अभी मात्र 15 महीने की कपटनाथ जी की सरकार आई थी। उस सरकार में जो कपट किया था वो जग जाहिर है। क्या कपट किया था? झूठ बोला।
जनता को भ्रम में डाला, जनता को बेवकूफ बनाया, बरगलाया और झूठ इतना बड़ा बोला कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। रे भाइयों, गांव में रेट लगती है। हमारे हम छोटे थे जब तक सुन रहे हैं, गांव में कोई भी कार्यक्रम होता, कोई भी बात होती तो एक गांव में एक आदमी तय होता जो रेट लगाता है। ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों ने गांव गांव जाकर रेट लगाई, गिनती 1 से लेकर 10 तक गिनती गनी। गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग चक्कर में आ गए साहब, फंस गए चक्कर में। अच्छा, एक मेरा जमीनी स्तर का सवाल है। आप गाय माता को माता बोलते हैं आप लोग, है ना? मानते हम तो गाय माता रोड पर है। कमलनाथ जी ने गौशाला दिलवाई गांव गांव में, और वो गौशाला यार आपके राज में जो है खाली पड़ी है। थोड़ा तो ऊपर दरकार कीजिए कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा पैसा बढ़ाइए गौ माता के लिए, हमको वोट मांगना है आने वाले समय में, थोड़ा तो बोलिए। हम तो गो वाले हैं, हम तो गो पूजक हैं, लेकिन इससे पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा 2003 से पहले की उस मध्य प्रदेश की। मैं तो आज की कर रहा हूँ चिंता, मैं तो आज की, मैं तो ज्ञान सिंह जी नहीं, गौ माता की समस्या पैदा कहाँ से हुई? गौ माता के सामने संकट कहाँ से खड़ा हुआ? गौ माता के खिलाफ किसने सबसे पहला कदम उठाया? जो आज गौ माता की बात करते हैं, जो बगला भक्ति बन के करना चाहते हैं, जो बगला भगत है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में जो तांडव कांग्रेस के नेतृत्व ने मचाया था, गांव गांव में जो लड़ाई पैदा करी थी, जो वर्ग भेद को बढ़ावा दिया था, पटेलन के साथ जो जिस प्रकार का वाकया हो रहा था, ठाकुर साहब के जिस प्रकार का वाकया हो रहा था, जिस प्रकार से गाँव गाँव में त्राहिमाम मचा था, और जिस प्रकार से इनने जमीन ऐसी बांटी जैसे अपने बाप बूढ़ों की जागीर हो, और वो जमीन बांट करके अच्छा, दलितों को जमीन बांट दी तो आप लोगों के पेट में दर्द हो गया। दलित क्या इंसान नहीं है? दलित को जमीन वो देते ना जो जमीन देने लायक थी, जो ठाकुर साहब के कब्जे में। ये मान ले ज्ञान सिंह जी बोल रहे हैं दलित विरोधी हम, ये मान ले क्या? मुझसे तो बोलते हैं लोग। जो जमीन देना थी दलितों को, वो जमीन तो दी नहीं। वो जमीन दे दी जहाँ चरागाह था, जहाँ पर बंजर जमीन थी, उस जमीन के पट्टे दे दे। पटवारी जी ने अलग से सेटिंग कर लिया, वहाँ के जो गिरदावर जी ने अलग से सेटिंग कर लिया, और बड़ी तरह से जोड़ तोड़ करके उन दलितों को ऐसे ऐसे पट्टे दिए जो उनके सिर फोड़ दिए। और जहाँ पर लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया, भाई उनको व्यवस्थित करना था, बिठाना था, बैठ के प्लानिंग करनी थी। प्लानिंग करके जो ठीक जमीन थी या निर्विवाद जमीन थी, उस जमीन पर उनको पट्टा देना था। हम उनके हिमायती हैं। हम अच्छा, चलिए ठीक है, जमीन को एक साइड रख के ये मान लेते हैं ज्ञान सिंह जी। मेरा एक सीधा सा सिंपल सा सवाल ये है, गांव गांव में गौशाला खुली है, 1.5 साल के अंदर खुली है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में खुली है, आप लोगों ने उन गौशालाओं को बंद क्यों करवाया? कहने का मतलब है किसने कहा हमने बंद किया है? हम बंद नहीं है तो गाय जो है रोड पर क्यों है ज्ञान सिंह जी? ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। एक्सीडेंट होते हैं रोड पर, करेड़ी आपके पीठ पीछे है, वहां से आप निकलते होंगे, जाम लग जाता है कई बार। हर जगह मेरी बात सुनो, गौशालाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रकल्प था कि हम गांव गांव गौशाला खोलेंगे। हम गांव गांव, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गौशाला को लेकर के बहुत चिंतित था, और हमने उस दिशा में कदम, ये तो दुर्भाग्य से 2018 में हमारी सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो हमारे खुद के मैनिफेस्टो में ये चीजें थी। चलो, मैनिफेस्टो उनने पूरा कर दिया, तो अब कम से कम वो जो खाली गौशाला उनको तो भर दीजिए। पूरा कर दिया। उसकी गौशाला की जो थीम बनना चाहिए, जिस प्रकार से गौशाला को लेकर के जो विचार विमर्श होना चाहिए था, जिसमें आम जनता की सहभागिता होना चाहिए थी। देखो, बिना जनता की सहभागिता के कोई काम चल नहीं सकता है। कोई भी काम अगर करना है, उसको अगर हमें सफल बनाना है, तो इसमें मैं तारीफ करता हूं आपकी कि कम से कम आपने एक चीज मुझ तक पहुंचाई, और जनता तक भी ये बात जा रही है कि गौशाला जो है वो आम जनता के बिना नहीं चल सकती। ये मैं आपका समर्थन करता हूँ। ये आइडियोलॉजी कांग्रेस ने नहीं अपनाई, इसलिए गौशालाएं बंद है। तो क्या आप लोग नहीं पहुँचा सकते? ये आइडियोलॉजी आप लोग नहीं दे सकते? गाय हमारी माता है जो आप लोग बोलते हो हमेशा से, क्या आप लोग ये नहीं पहुँचा सकते? आपको दुख तो होता होगा ना ज्ञान सिंह जी, आप तो किसान पुत्र हैं। अरे हम दुख की बात कर रहे हैं, हम तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी सुसनेर के पास 10,000 एकड़ जमीन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गौ अभ्यारण्य का काम प्रारंभ किया है। आज आप जाकर के देखिए, गौ अभ्यारण्य का वहाँ पर बहुत व्यापक रूप से काम चल रहा है। गौ माता का संरक्षण और सेवा का काम जो हमने संकल्प उठाया था, वो आज चल रहा है। और मध्य प्रदेश की प्रत्येक गौशाला में हमारा अगला कार्यक्रम यही है कि प्रत्येक गौशाला में जनभागीदारी हो, वहाँ के ऐसे स्व सहायता समूह हो, वहाँ के ऐसे धार्मिक आस्था के केंद्र हो, वहाँ पर कीर्तन मंडल होता है, सुंदरकांड समिति होती है, गायत्री परिवार के लोग हैं, राधा साधी सत्संग के लोग हैं। ऐसे जो उस गाँव के, उस क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके माध्यम से एक समिति का गठन हो, और उस समिति को सारे वित्तीय पावर हो, सारा अधिकार हो, और वो समिति उस गौशाला को किस प्रकार से ज़्यादा से अच्छे तरीके से चला सके। एक पूरा इसी करेंगे आने वाले समय में, अगर सरकार बनी तो करेंगे। सरकार बन रही नहीं हमारी, बनेगी तो क्या, सरकार बन रही। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रचंड बहुमत से 175 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीटें लेकर के आएगी। 175? हाँ, 175। पहले 200 पार था, अब 175 हो गया। कॉन्फिडेंस घटा क्यों है आपका? 200 पार कहाँ घटा?
कहाँ घटा 200 की बार 200 पार आप ही लोगों ने नारा दिया था, मैंने तो नहीं दिया था। मैं कह रहा हूँ नहीं, 175 से ऊपर 200 पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। 200 पार 175 तो 100% किसी भी प्रकार से 175 से ऊपर हमारी सरकार सीटें ला रही है। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, काय का साम दाम दंड भेद अपना है ना। सिंधिया जी को लेके आए आप लोग। नहीं, गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। सिंधिया जी को आप लेके आए कि नहीं आए? का परिवार छल कपट से लेके आए, पैसों के दम पे लेके आए, जनता आरोप लगाती है आप पे। देखो हमारे गांव में कहावत है, गरीब की हाय से पत्थर फूट जाता है। कपटनाथ जी की नेतृत्व की सरकार ने जिस प्रकार का छल जनता के साथ किया है, अरे आपने 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात करके किसानों के ऊपर उल्टा कर्ज चढ़ा दिया आपने। किसानों के ऊपर ब्याज चढ़ गया, किसानों के ऊपर पेनल्टी लग गई। वो तो धन्य शिवराज जी को, किसान पुत्र शिवराज जी को, कि उनने किसान की पेनल्टी और ब्याज माफ किया। उन्हें अपनी तरफ से जमा किया। धन्य शिवराज सिंह चौहान जी को सरकार में बैठते कि उन्होंने 2900 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिलवाया, बीमा दिलवाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित में काम कर रही ना। कपटनाथ जी ने छल कपट किया था। किसान हित में काम करते तो आज 3500 में सोयाबीन नहीं होती ना। आप किसान पुत्र हैं, लेना किसान को 8000 क्विंटल में पड़ता है और आप 3500 में खरीदते हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई ना ज्ञान सिंह जी। ये तो अर्थशास्त्र का नियम है, जब मांग बढ़ती है, पूर्ति कम होती तो भाव बढ़ता है। जब उत्पादन ज्यादा हो, एक जमाना था जब एक गांव के 2-4 खेतों में उत्पादन होता था गेहूं का। आज गेहूं के अंबार लगे हुए हैं। आज वो दिन भूल गए आप, जब मात्र कुछ खेतों में गेहूं की पैदा होती थी। गेहूं की रोटी को बड़ा कीमती माना जाता था। वो दिन याद नहीं आपको, जब आप पैदा नहीं होते कृष्णपाल जी, उस समय कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी इस मध्य प्रदेश में। वो कांग्रेस की सरकारों के वो काले दिन याद करें। आपके पिताजी से पूछना है, आपके दादाजी से पूछना कि दादाजी कांग्रेस की सरकार कैसे हुआ करती थी। अंधकारमय पूरा मध्य प्रदेश था, बीमारू राज्य था, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था, विकास के नाम पर कोई काम नहीं था, कोई योजना नहीं थी। अरे किसी किसान के खाते में अगर कांग्रेसों ने 100 रुपये डलवाए हो तो बताइए ना आप। तो ये किसानों के खातों में पैसा डलवाने से कुछ नहीं होगा ना। देखो उसमें हम प्रोत्साहन उनने क्यों नहीं डाला? 50-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। खाते में पैसा डाल दो और भले सोयाबीन सस्ती खरीद लो। वाह यार ज्ञान सिंह जी, ये तो गजब ही है। किसने कहा सोयाबीन सस्ती खरीद लो? 3500 महंगी सोयाबीन है, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए भाव, ये बताइए आप। मैं तो चाहता हूँ 10,000 रुपये कुंटल में बिके। तो चाहने से नहीं होगा ना, करने से होगा। आपकी सरकार कर ही नहीं रही। तो सिस्टम तो नीति नियत से चलता ना। जिस प्रकार से उत्पादन आएगा, जिस प्रकार से मांग बढ़ेगी, उस प्रकार से। आज मेरी बात सुनो, एक जमाना था जब इतने काम करने के बावजूद मात्र प्याज के चक्कर में अटल जी की सरकार चली गई थी साहब। तो हम भाई जब उत्पादन के ऊपर ये तो हमें समझ इसको व्यापक करना पड़ेगी। राष्ट्र हित में कौन सा दल काम कर रहा है और जिस प्रकार से काम कर रहा है उस हिसाब से कितना ध्यान किसानों का रख रहा है। हमारी सरकार ने हर स्तर पर, आज जो आप जानते हो, आज यूरिया की बोरी हमें मात्र 300 में मिल रही। अन्य विदेशों में आप नज़र उठा करके देखिए, यही पाकिस्तान में कितने में मिल रही, यही आपके बांग्लादेश पड़ोसी राज्य में कितने मिल रही। 2700, 2500, 2600, 3000 में ये बोरी मिल रही है, जो आज यहाँ हमारी सरकार 300 में दे रही। इस बात पर विचार नहीं कर रहे। डीएपी की आज जो लोग आरोप लगाते हैं या जिस प्रकार से वो बकवास करते हैं, तो इससे पहले चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आज वैश्विक परिदृश्य में इतनी मंदी के बावजूद, कोरोना काल को देख लीजिए, इतना संकट आने के बावजूद सबसे पहला कोई देश है तो भारत देश है, जिसने अपने स्वयं की वैक्सीन बना करके दुनिया में जो ध्वज मतलब आप कहने का मतलब ये है कि भारत में कोई महंगाई नहीं है, सब विदेशों में है। नहीं, आज देखो ना, मैं वित्त प्रमाण बात कर रहा हूँ। मैं तो आप वित्त प्रमाण बात कर रहा हूँ। आज मैं ना ग्राउंड लेवल पे गया था, एक भाई साहब ने बोला था कि 800 रुपये किलो हो गयो। तो मतलब भाजपा वाला कहीं कर रहे हो। नहीं, तेल जो है वो आसमान छू रहे हो। हाँ, और हाँ, 100 रुपये किलो का अंदर कहाँ से है? कहाँ है तेल का भाई? तो आपका बाणे की दुकान, अन्य तेल की बात उड़ा रही हो जो मोटरसाइकिल में उड़ा हुआ है, नहीं उन्हीं तेल की बात कर रहे हो। दुकान पर कब गए? उन्हीं तेल की बात कर रहे हो। मैं तो रोज उड़ाऊं। आपने तेल का खरीदा था, बताओ आप मुझे। आज आप मतलब आप कुछ तो बातें है ना साहब, बिना तथ्य के मत क्या करो कृष्णपाल जी। मैं ज्ञान सिंह जी उन्हीं तेल की बात, अरे यार मालवा में कारा मोटरसाइकिल में तेल को डाल रहा, उन्हीं तेल की बात कर रहा हूँ आपसे। मोटरसाइकिल का तेल का भी आप गुण का पार है। नहीं, मेरे पास हो। अगर मोटरसाइकिल के तेल की आप बात करोगे, जब मनमोहन सिंह जी के हाथ में सत्ता की बागडोर आई थी, तब 35 रुपये लीटर तेल था और वो बढ़कर के 75-70 चला गया था। अब भारतीय जनता पार्टी, वो भी महंगा लगता था आपको। नहीं, वो 75-70 चला गया था 10 साल के कार्यकाल में। तो फिर हमारी सरकार के कार्यकाल में तो 200 रुपये लीटर होना चाहिए था। जब मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में 75, नहीं, आप कल गणित बिठाइए ना आप, कि मनमोहन जी की सरकार में 10 साल में 35 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 75-80 पे चला गया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में तो 80 से मात्र 100 तक पहुंचा ना। अभी ये तो बहुत चालाक आदमी है यार बीजेपी वाले। मतलब आप कैलकुलेशन करो,
कैलकुलेशन से थोड़ी दुनिया चलती है। 10 साल मनमोहन सिंह के आज में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसकी कंपैरिजन इससे कर लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का अभी माननीय नरेंद्र बिल्कुल मोदी बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। आपको कहाँ बड़ी? जब मैं कह रहा हूँ कि जो 80 का एक 100 हो गया, जिसमें आप कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ कि 35 का 80 हुआ, जब 35 मनमोहन जी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब यही पेट्रोल 35 में था, और वो बाद में जब उन्हें सत्ता छोड़ी तब 80 पार कर गया था। और जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, जब से अब तक कितनी स्थिरता रखी है। जो अर्थशास्त्री आने वाले समय में और कितना बढ़ा देंगे? कहाँ से बढ़ा देंगे? एक स्थिरता जो आप नजर आ रही है आपको, डीजल हो, पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, इसकी स्थिरता वहीं थमा हुआ ना। मनमोहन जी की सरकार जब आई थी तब 5,000 रुपये किलो चांदी थी, और मनमोहन जी जब छोड़ के गए तो 75,000 रुपये की चांदी छोड़ के गए, 75,000 रुपये किलो की। मैं आप गणित उठा के देखिए, मैं भी तो जमाना भी बदला है ना। बदला तो पहले 1 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, 16 गोली मिल जाती थी, आज 1 रुपए में 1 गोली नहीं मिलती। उनकी जगह तो जमाना बदल रहा, हमारी जगह जमाना ठहर गया। नहीं, मनमोहन जी की बात करो तो जमाना बदल गया, आप वो बात करते तो हमारी जगह के कहते तो ऐसा हो रहा है। तो ये बोलो ना कि सीना ठोक के बोलो, और आने वाले समय में और बढ़ेगी महंगाई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से वैश्विक मंदी को दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार से पूरी स्थिरता के साथ आज काम किया, और जो 5वीं शक्ति बनकर के भारत उभर करके आया है, ये कुछ साधारण बात थोड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज पूरी मजबूती के साथ दुनिया में भारत का जयघोष हो रहा है। आज यूक्रेन रूस के युद्ध की बात कर लो, आज जिस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध चल रहा है, उसकी उन युद्धों को तो छोड़ो, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ। भारत भी छोड़ो, मैं तो राजगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ। हमारा राजगढ़ इतना पिछड़ा हुआ क्यों है ज्ञान सिंह जी? कितना पिछड़ा हुआ कांग्रेसी राजगढ़? नेतृत्व की देन है कि राजगढ़ इतना पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस दिन से आया, सत्ता की बागडोर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संभाली है, कुंडालिया डैम देख लीजिए आप, मोहनपुरा डैम देख लीजिए आप। ये मैंने पूर्व सांसद जो हैं हमारे नारायण सिंह आमला पे, उनसे सवाल किया था, बोला मेरे राज्य में सेंक्शन हुआ था। भी तो प्रमाण है ना, रिकॉर्ड उठा के देख लो, कल ही आपको खंगाल के बता दूं। बोला कि नेम प्लेट बदली इन लोगों ने बस। आप तो भाई आप तो प्रमाण को क्या यार, ये मेरे जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप चलो ना, मैं खुद भूमि पूजन में था कुंडालिया डैम के, मैं खुद वहाँ था। और कौन से सन में भूमि पूजन हुआ, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कौन से सन में मोहनपुरा का डैम। 20 साल से हमारी सरकार है, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, आपको पता ना है। जब 2003 से हमारी सरकार है भाई, तो इनका काम कहाँ से आ गया दादा? दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देना, दिन भर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसना, दिन भर। जब इनकी 15 महीने की सरकार में इनने कहा कि मामा खजाना खाली कर गया, कुछ भी नहीं खजाने में, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई जब तुम्हें सत्ता मिली तब तुम कुछ कर नहीं पाए। 60 साल पहले जब तुमने राज किया तब तुमने कुछ जनता के लिए किया नहीं। यही संसाधन, यही साधन उस समय भी थे, ये पूरा प्रकृति का नज़ारा इस समय पूरे प्रदेश और देश में था। आपने क्यों नहीं किया साहब? आज जो नरेंद्र मोदी जी गरीबों के घर बनवा रहे हैं, आपने क्यों नहीं बनवा दिए साहब? नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि डाल रही है, आपने कभी 100 रुपये डाला है? आपने कभी किसी पैसा डालो और राज करो? पैसा डालो थोड़ी, हम सम्मान दे रहे हैं बाबा, सम्मान कर रहे हैं। अगर हम पैसा डाल के सम्मान कर दो, राज करो। तो हद होगी। और जब हम मैं सम्मान का बोल रहा हूँ, पैसा डालो, सम्मान करो, राज करो। मेरी बात सुनो, रोजमर्रा की आज आर्थिक युग है। आज कोई गरीब किसान है, अगर उसको खाद की बोरी की ज़रूरत है, अगर उसको घर पे शक्कर ले जानी, चाय ले जाना, उसको तेल ले जाना है, उसकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हम एक तरफ तो पूरा खेती कैसे लाभ का धंधा ना ज्ञान सिंह जी, एक दिक्कत ये भी है, एक आखिरी सवाल है, फिर इंटर क्लोज करेंगे। मुझे ये डर लगता है कि आने वाले समय में यार कहीं सोफा वोफा नहीं लगवा दे नेता लोग हमारे घर में, कि यार सोफा भी अब की बार मतलब मामा की सरकार लाओगे तो सोफा पलंग गद्दा सब हमारी तरफ से, बस वोट दे देना बस। हमारा तो ये लक्ष्य है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। हमारा किसान आत्मनिर्भर बन के उसके घर में एसी हो, उसके घर में सोफा हो, उस घर में 4 व्हीलर गाड़ी हो, योजना भी लाएंगे ना। सारे साधन ही सारे, हम तो इतने साधन खड़े कर रहे हैं। सीखो और कमाओ योजना युवाओं के लिए हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने लागू किए, इसीलिए किए। हम युवाओं को पंख देना चाहते हैं, खुद मेहनत करके आगे आए और इस प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमने साधन संसाधन जुटाए, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, पार्वती परियोजना, चाहे छोटे मोटे तालाब, ताल तलैया हो, बलराम तालाब हो, खेत तालाब हो, कपिलधारा कुएं हो, हर स्कीम से हमने किसान के खेत तक पानी पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रही। अरे कांग्रेस की सरकार ने तो जो किसान के खेत पे ट्रांसफार्मर लगता था ना, वो 25,000 में, उस योजना को भी बंद कर दिया था। उस 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, जिससे गरीब के जीवन में खुशहाली आती थी। कांग्रेस ने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, जिस योजना ने बेटी को सम्मान दिया था। कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, जिससे बूढ़ों को सम्मान देके उनकी जो तीर्थ करने की इच्छा होती थी उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया था। आने वाले समय बताएगा कि आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी। बाकी मैं आपको शुभकामना देता हूँ, भगवान करे आपकी सरकार आए और भगवान करे आप 5 सीटें जीते, और 5 सीटें जीते तो
फिर हमारा आमना सामना होगा। ज्ञान सिंह जी वादा दे रहे हैं। बिल्कुल वादा है आपसे, और निश्चित मैं आपको पूरा भरोसा और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और राजगढ़ अगर हार भी गए तो भी इंटरव्यू तो देंगे ना। कैसे हार जाएंगे, क्यों हार जाएंगे, हम जीत के इंटरव्यू देंगे, हम सरकार बना के आपको इंटरव्यू देंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, आपका स्थिति जो भी हो इंटरव्यू लूंगा। आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी उसमें आपकी सहभागिता रहेगी, आपको हम साथ ले चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी। तो ज्ञान सिंह जी थे, और मज़ा आता है ऐसे नेताओं से बातचीत करने में, तर्क वितर्क करने में। और ज्ञान सिंह जी क्या होता है कि आप जैसे जो लोग होते हैं उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, और आपकी उम्र का अनुभव हमें इंटरव्यू के दौरान ही मिल जाता है, इसलिए तर्क वितर्क करने में बहुत आनंद आता है, और आगे भी करते रहेंगे। ये तो जिंदा लोगों की पहचान होती है, तर्क वितर्क करना। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।